जय हिंद। महाजनपद के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले वाले सेशन में हमने बात की थी पर्शियन इन्वेजन के बारे में और हमने पढ़ा था मैसेडोनियन इन्वेजन के बारे में। महाजनपद की इसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में हम बात करेंगे अबाउट द सोशल एंड मटेरियल लाइफ इन द एज ऑफ महाजनपद के बारे में। महाजनपद के फेज के दौरान सोशल लाइफ की कहानी क्या रही और मटेरियल लाइफ की कहानी क्या रही, उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। इसी टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे एनबीपीडब्ल्यू फेज के बारे में, नर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर फेज। इस फेज की कहानी क्या रही उसके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे टाउन्स के बारे में। महाजनपद की एज के दौरान टाउन्स का डेवलपमेंट किस तरीके से देखने को मिला, उस सब के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। फिर हम बात करेंगे क्राफ्ट के बारे में, क्राफ्ट की सिचुएशन क्या रही उसको भी आज हम देखेंगे। और फाइनली हम बात करेंगे विलेजेस के बारे में। विलेजेस में सोशल लाइफ किस तरीके से डेवलप हुई, मटेरियल लाइफ किस तरीके से डेवलप हुई, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पर अगर बात करें तो इतना हमें ऑलरेडी पता है कि 6th सेंचुरी बीसी में इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सेकंड अर्बनाइजेशन देखने को मिला। फर्स्ट अर्बनाइजेशन इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कहां देखने को मिला था? हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिला था। और 6th सेंचुरी बीसी में इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सेकंड अर्बनाइजेशन देखने को मिला। इनफैक्ट 6th सेंचुरी बीसी में ही शुरुआत हुई एनबीपीडब्ल्यू फेज की। तो 6th सेंचुरी बीसी में एक तो सेकंड अर्बनाइजेशन देखने को मिला इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, और दूसरा 6th सेंचुरी बीसी में ही बिगिनिंग ऑफ एनबीपीडब्ल्यू फेज देखने को मिलती है। ये एनबीपीडब्ल्यू फेज क्या है इसके बारे में आगे चलते हुए इन डिटेल हम पढ़ेंगे। लेकिन सवाल आता है कि 6th सेंचुरी बीसी में सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन देखने को मिला, 6th सेंचुरी बीसी में एनबीपीडब्ल्यू फेज देखने को मिला। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? और इसकी जानकारी हमें बुद्धिस्ट पाली टेक्स्ट से मिलती है, संस्कृत सूत्रा लिटरेचर से मिलती है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से मिलती है। बड़ा सवाल ये है कि ये एनबीपीडब्ल्यू फेज क्या है। सबसे पहले तो एनबीपीडब्ल्यू इसकी फुल फॉर्म क्या है? नर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। और ये नर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ पोट्री। ये जो नर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है, इट इज अ टाइप ऑफ पोट्री, ऐसी पोट्री जो कि ग्लॉसी होती थी, ऐसी पोट्री जो कि शाइनिंग होती थी, ऐसी पोट्री जो कि वेल फायर्ड होती थी, ऐसी पोट्री जो कि व्हील मेड होती थी, ऐसी पोट्री जो कि फाइन फैब्रिक से बनी हुई होती थी। इट इज अ टाइप ऑफ पोट्री। नर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इज अ टाइप ऑफ पोट्री जो कि ग्लॉसी होती थी, जो कि शाइनिंग होती थी, जो कि अच्छे से पकी हुई होती थी, जो कि व्हील के थ्रू बनाई जाती थी, जो कि फाइन फैब्रिक से बनी हुई होती थी। नाम में हालांकि ब्लैक वर्ड है, लेकिन ये जो नर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है ये हमेशा ब्लैक नहीं होती थी। अदर शेड्स में भी इसको प्रोड्यूस किया जाता था। ये जो पोट्री होती थी ये यूजुअली अनपेंटेड होती थी, इसके ऊपर पेंट नहीं किया जाता था। लेकिन हाँ, कुछ इंस्टेंसेस ऐसे देखने को मिलते हैं कि इस पोट्री के ऊपर डिजाइन्स बनाए जाते थे, लेकिन डिजाइन्स बड़े सिंपल हुआ करते थे। जैसे वेवी लाइंस बनाई जाती थी, सर्कल्स बनाए जाते थे, डॉट्स वगैरह बनाए जाते थे। नाम से ही दिख रहा होगा कि ये जो नर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर है इसका कॉन्सेंट्रेशन नर्दर्न इंडिया में देखने को मिलता था। लेकिन सदर्न इंडिया में भी कुछ इंस्टेंसेस, कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे एनबीपीडब्ल्यू पोट्री मिली है। फॉर एग्जाम्पल अमरावती में ये जो एनबीपीडब्ल्यू पोट्री है इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस देखने को मिले हैं। बट इन जनरल अगर बात करें तो ये जो नर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर है इसका कॉन्सेंट्रेशन नर्दर्न इंडिया में देखने को मिलता था। तो पहले तो ये दिमाग में बिठाओ कि ये जो नर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है ये क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ पोट्री, ऐसी पोट्री जो कि ग्लॉसी होती थी, जो कि शाइनिंग होती थी, जो कि वेल फायर्ड होती थी, जो कि व्हील से बनाई जाती थी, जो कि फाइन फैब्रिक से बनाई जाती थी। यूजुअली ये जो पोट्री है ये नर्दर्न इंडिया में देखने को मिलती थी, लेकिन कुछ इंस्टेंसेस ऐसे भी देखने को मिले हैं जब ये पोट्री सदर्न इंडिया में पाई गई है। नाम से ऐसा लगता है कि ब्लैक कलर की होती होगी, लेकिन हमेशा ब्लैक की नहीं होती थी। अदर शेड्स भी इसमें देखने को मिलते थे। और यूजुअली ये जो पोट्री है ये अनपेंटेड हुआ करती थी। जिस फेज में ये एनबीपीडब्ल्यू पोट्री देखने को मिल रही थी उस फेज को बोला जाता है
NBPW phase। और ये जो NBPW phase है, it marks the beginning of use of money in the subcontinent। ये जो NBPW phase है, इस phase में यूज ऑफ मनी की शुरुआत देखने को मिलती है। जो अर्लीस्ट पंच मार्क्ड कॉइन्स एक्सकेवेट किए गए हैं, वो एक्सकेवेट किए गए हैं NBPW साइट से। पढ़ा होगा आपने पंच मार्क्ड कॉइन्स के बारे में, हमने कई बार इसके बारे में बात की है। तो जो अर्लीस्ट पंच मार्क कॉइन्स हैं वो एक्सकेवेट किए गए हैं फ्रॉम NBPW साइट्स। इसी फेज के दौरान बर्न्ट ब्रिक्स भी देखने को मिलती हैं, रिंग के बेल्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये वो फेज है जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है अबाउट वेल फाइल्ड थिंग्स। इनफैक्ट लगभग 600 से लेके 300 BC के बीच में एक सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन देखने को मिलेगा इन द नंबर एंड साइज ऑफ विलेज सेटलमेंट्स। एक सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन देखने को मिलेगा इन द नंबर एंड साइज ऑफ टाउन्स। एक सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन देखने को मिलेगा इन द पॉपुलेशन ग्रोथ इन द गंगा वैली। बहुत सारे विलेजेस और बहुत सारे टाउन्स का मेंशन जो है वो पाली टेक्स्ट में देखने को मिलता है और संस्कृत टेक्स्ट में देखने को मिलता है। इनफैक्ट ये जो टाउन्स देखने को मिलते थे, इनमें एक हाई लेवल का डिफरेंशिएशन भी देखने को मिलता था। टाउन्स में कैटेगराइजेशन देखने को मिलता था। कैटेगराइजेशन किस तरीके से देखने को मिलता था? एक होते थे पुर या फिर नगर। ये जो नगर होते थे ये बेसिकली फोर्टिफाइड टाउन्स हुआ करते थे। ऐसे टाउन्स जिनको फोर्टिफाई किया जाता था उनको नगर बुलाया जाता था। एक होते थे निगम। निगम बेसिकली मार्केट टाउन्स हुआ करते थे। निगम जो है वो मार्केट टाउन्स हुआ करते थे और ग्राम के बीच में और नगर के बीच में इंटरमीडिएट लेवल पे लाई किया करते थे निगम, ये मार्केट टाउन्स। फिर एक राजधानी होती थी, राजधानी कैपिटल सिटी हुआ करती थी। फिर एक नगर का हुआ करते थे, नगर का स्मॉल टाउन्स हुआ करते थे। और एक महानगर हुआ करते थे, महानगर बिग सिटीज हुआ करती थी। तो इस NBPW फेज में जो टाउन्स देखने को मिलते थे उनमें एक डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन देखने को मिलता था। फॉर एग्जाम्पल नगर, नगर यूज्ड टू बी द फोर्टिफाइड टाउन। निगम, निगम मार्केट टाउन को बुलाया जाता था। राजधानी कैपिटल सिटी को बुलाया जाता था। नगर का स्मॉल टाउन को बुलाया जाता था और महानगर बिग सिटी को बुलाया जाता था। कई सारे महानगर्स का मेंशन देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल काशी, कौशाम्बी, राजगृह, पाटलिपुत्र, श्रावस्ती, अयोध्या, वैशाली, कपिलावस्तु, चंपा, ये सारे महानगर्स हुआ करते थे इस फेज के। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो इसमें दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। एक तो NBPW नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये टाइप ऑफ पोट्री है। कैसी पोट्री होती थी? ग्लॉसी होती थी, शाइनिंग होती थी। ये बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। दूसरा, ये जो NBPW फेज है इसमें यूज ऑफ मनी की शुरुआत देखने को मिलेगी। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है। जो अर्लीस्ट पंच मार्क कॉइन्स हैं वो कहां पे एक्सकेवेट किए गए हैं? इन्हीं NBPW साइट्स पे एक्सकेवेट किए गए हैं। बर्न्ट ब्रिक्स देखने को मिलती हैं, रिंग के बेल्स देखने को मिलते हैं। टाउन्स की अगर बात करें तो टाउन्स के नंबर में और साइज में सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। बहुत सारे टाउन्स का और विलेजेस का मेंशन पाली और संस्कृत टेक्स्ट में देखने को मिलता है। ये जो टाउन्स हैं इनमें एक हाई लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन भी देखने को मिलता है। जैसे नगर होते थे जो कि फोर्टिफाइड टाउन्स हुआ करते थे, निगम होते थे जो कि मार्केट टाउन्स हुआ करते थे, राजधानी होती थी जो कि कैपिटल सिटी होती थी, नगर का होते थे जो कि स्मॉल टाउन्स होते थे और महानगर होते थे जो कि बिग सिटीज हुआ करती थी। बेसिक सिंपल सी चीजें हैं और यही बेसिक सिंपल सी चीजें मेंस का आंसर लिखने में काम आती हैं, तो इनको दिमाग में बिठा के रखना। अच्छा, होपफुली यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड पे स्कैन करके। अच्छा, टाउन्स के नंबर में और साइज में सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन देखने को मिल रहा था और टाउन्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट सीट बन रहे थे गवर्नमेंट की। सरकार चलाने की इंपॉर्टेंट सीट टाउन्स में देखने को मिल रही थी। टाउन्स जो हैं वो मेजर हब्स में कन्वर्ट हो रहे थे
फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स के मेजर हब्स के तौर पे डेवलप हो रहे थे टाउन्स। और ये जो टाउन्स हैं, इनमें ज्यादातर कौन रहता था? इनमें ज्यादातर मर्चेंट्स रहते थे, आर्टिसंस रहते थे। और ये जो मर्चेंट्स रहते थे, ये जो आर्टिसंस रहते थे, ये खुद को ऑर्गेनाइज करके रखते थे इनटू गिल्ड्स। गिल्ड्स का मतलब क्या होता है? मर्चेंट एसोसिएशंस। और ये जो एसोसिएशंस हुआ करती थी मर्चेंट्स की, आर्टिसंस की, ये डिटरमाइन करती थी कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट जाएगा, उसकी प्राइस कितनी होगी, किस तरीके से ट्रेड होने वाला है, किस तरीके से कॉमर्स होने वाला है। तो ये जो गिल्ड्स हैं, ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करती थी। आज की डेट में भी मर्चेंट्स की एसोसिएशंस होती हैं। पुराने जमाने में इनको क्या बुलाया जाता था? इनको गिल्ड्स बुलाया जाता था। इन टाउन्स में जो हाई लेवल के बिजनेसमैन देखने को मिलते थे, उनको सेठी बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? सेठी बुलाया जाता था। आज की डेट में जो हाई लेवल के बिजनेसमैन होते हैं, उनको छोटे टाउन्स में सेठ बुला देते हैं आम लैंग्वेज में। शायद वहां से आ रहा होगा। तो हाई लेवल के जो बिजनेसमैन होते थे इन टाउन्स में, उनको क्या बुलाया जाता था? उनको सेठी बुलाया जाता था। ये जो आर्टिसंस हैं, ये जो मर्चेंट्स हैं, जो कि टाउन्स में रहते थे, ये रहते थे टाउन्स की किसी फिक्स्ड लोकेलिटी में, किसी फिक्स्ड एरिया में। और वो जो लोकेलिटी है, उसको वेसाज बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? वेसाज बुलाया जाता था, या मर्चेंट स्ट्रीट्स बुलाया जाता था। भाई ऑब्वियस सी बात है ना कि कोई भी मर्चेंट है, कोई भी आर्टिसन है, वो पूरे टाउन में तो नहीं रह रहा होगा। इनकी लोकेलिटीज होंगी, बाकी टाउन के हिस्सों में कुछ और लोग भी रह रहे होंगे। जिन लोकेलिटीज में आर्टिसंस और मर्चेंट्स रहा करते थे, उनको क्या बुलाया जाता था? उनको वेसाज बुलाया जाता था। टाउन्स की कहानी क्या है कि टाउन्स में एक तो ग्रेट डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन देखने को मिलता था। दूसरा, टाउन्स अपने आप में इंपॉर्टेंट थे एज सीट ऑफ गवर्नमेंट। तीसरा, टाउन्स जो हैं वो मेजर हब ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के तौर पर डेवलप हो रहे थे। इन टाउन्स में मर्चेंट्स और आर्टिसंस रहते थे, जो कि सिग्निफिकेंटली पावरफुल होते थे, जो कि खुद को गिल्ड्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करके रखते थे। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। क्राफ्ट की अगर बात करें तो बहुत सारे क्राफ्ट प्रोडक्ट्स देखने को मिलते थे, जैसे टेक्सटाइल गुड्स देखने को मिलते थे, जैसे आइवरी प्रोडक्ट्स देखने को मिलते थे, जैसे पॉट्स वगैरह देखने को मिलते थे। और ये जो क्राफ्ट प्रोडक्ट्स होते थे, इनको एक्सपोर्ट किया जाता था। दो बड़े ही मेजर ट्रांस रीजनल रूट्स देखने को मिलते थे, या फिर ये कहें कि ट्रेड रूट्स देखने को मिलते थे। एक उत्तर पथ और दूसरा दक्षिण पथ। अच्छा, अगर आप आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो, तो आपको फॉर श्योर उत्तर पथ के बारे में और दक्षिण पथ के बारे में पता होगा। अगर उन लेक्चर्स को आप फॉलो नहीं कर रहे हो, तो फिर ये नई चीज है आपके लिए। एडवाइस ये है कि आर्ट एंड कल्चर के जो लेक्चर्स हैं, उनको देखो एक बार। ये जितनी भी बातचीत हम कर रहे हैं और आगे जितनी भी बातचीत हम करेंगे, उसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इन डिटेल पढ़ चुके हैं। यहाँ तो एंशिएंट हिस्ट्री के हिसाब से देख रहे हैं, वह आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा है। और दोनों चीजों को इंटीग्रेट करके जब आप देखोगे, तब ज्यादा फायदा होगा। इस दौर के दौरान जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखने को मिल रहा था, जो भी ट्रेड देखने को मिल रहा था, उस ट्रेड के लिए दो मेजर ट्रांस रीजनल ट्रेड रूट्स देखने को मिलते थे। एक उत्तर पथ, नाम से क्लियर है, ये नॉर्दर्न इंडिया में देखने को मिलता था। ये जो उत्तर पथ है, ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से इंडो गेंजेटिक प्लेन्स तक जाता था, और फिर अल्टीमेटली ताम्रालिप्ति वेस्ट बंगाल तक जाता था। लंबा चौड़ा रूट हुआ करता था। और दक्षिण पथ, नाम से क्लियर है, ये सदर्न इंडिया में देखने को मिलता था। ये पाटलिपुत्र से होते हुए ये जाता था प्रतिष्ठान तक ऑन दी गोदावरी, और वेस्टर्न कोस्ट पे जितने भी पोर्ट्स हुआ करते थे, उनको कनेक्ट करता था। तो उत्तर पथ और दक्षिण पथ, ये दो ट्रेड रूट्स हुआ करते थे, जिनसे सिग्निफिकेंट ट्रेड देखने को मिलता था। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंटरनल ट्रेड देखने को मिलता था, एक्सटर्नल ट्रेड के भी एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे बंगाल से खूब सारा ट्रेड हुआ करता था म्यांमार के साथ में, तक्षशिला से खूब सारा ट्रेड हुआ करता था अफगानिस्तान के साथ में, ईरान के साथ में, मेसोपोटामिया के साथ में। इसके खूब सारे एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। उन एविडेंसेस के बारे में कई बार हमने पढ़ा हुआ है। जो मेजर आइटम्स इंपोर्ट किए जाते थे, वो ज्यादातर प्रेशियस स्टोन्स हुआ करते थे। जैसे गोल्ड को इंपोर्ट किया जाता था, लापिस लजूली जो कि अपने आप में बेहद प्रेशियस स्टोन होता था, उसको इंपोर्ट किया जाता था, जेड को इंपोर्ट किया जाता था, सिल्वर वगैरह को इंपोर्ट किया जाता था। और जो मेजर आइटम्स एक्सपोर्ट किए जाते थे, और एक्सपोर्ट की बारी आ रही है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि हमारे यहाँ से टेक्सटाइल गुड्स जो हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते थे। जो फिनिश्ड क्राफ्ट है, वो तो एक लंबे चौड़े टाइम तक एक्सपोर्ट की गई है। सैंडलवुड को एक्सपोर्ट किया जाता था,
पर्ल्स को एक्सपोर्ट किया जाता था। ये जो मेजर आइटम्स हैं इंपोर्ट के और एक्सपोर्ट के, इनको बेसिक तौर पे याद रखना। हालांकि एज सच तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन रेफरेंस के तौर पे काम आ जाते हैं। जो पाली टेक्स्ट हैं वो बात करते हैं सी ट्रेवल के बारे में, सी ट्रेड के बारे में। और ये क्या दिखाता है कि उस दौर में जो सी ट्रेवल है, जो सी ट्रेड है, वो भी बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता था। इनफैक्ट इन पाली टेक्स्ट के अंदर बात की गई है कस्टम ऑफिशियल्स के बारे में। कस्टम ऑफिशियल्स जिनको कामिकाज बुलाया जाता था। कस्टम ऑफिशियल्स को क्या बुलाया जाता था? कामिकाज बुलाया जाता था। टोल ऑफिशियल्स की बात की गई है। टोल ऑफिशियल्स जिनको शुल्काध्यक्ष बुलाया जाता था या शुल्काकिका बुलाया जाता था। शुल्काध्यक्ष या शुल्काकिका बुलाया जाता था टोल ऑफिशियल्स को। ये जो कस्टम ऑफिशियल्स हैं, ये जो टोल ऑफिशियल्स हैं, इनका काम क्या होता था? इनका काम होता था टैक्स को कलेक्ट करना। ये जो ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा है, इस ट्रेड एंड कॉमर्स पे टैक्स कलेक्शन का काम किसका था? कस्टम ऑफिशियल्स का, कामिकाज का। और टोल ऑफिशियल्स का, शुल्का अध्यक्ष का। स्पेशल रॉयल ऑफिशियल्स की भी बातचीत की गई है। ये जो स्पेशल रॉयल ऑफिशियल्स हैं, इनको राजभट्ट बुलाया जाता था। और ये जो राजभट्ट होते थे, इनका काम क्या होता था? इनका काम होता था टू सेफगार्ड लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेवलर्स। ट्रेवलर्स को सेफ्टी प्रोवाइड करने का काम होता था इन राजभट्ट्स का, इन स्पेशल रॉयल ऑफिशियल्स का। और ये क्या दिखाता है कि जो फेज है, इस फेज में ट्रेड एंड कॉमर्स को सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस दी जा रही है। ट्रेवलर्स को प्रोटेक्शन तक प्रोवाइड की जा रही है। अभी हम बात कर रहे थे, ये जो एनबीपीडब्ल्यू फेज है, इसमें यूज ऑफ मनी की शुरुआत देखने को मिलेगी। ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए मनी का यूज देखने को मिलेगा। और यूनिट ऑफ करेंसी जो यूज की जाती थी, उसको निष्क बुलाया जाता था या सतमाना बुलाया जाता था। निष्क या सतमाना बुलाया जाता था। निष्क के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। जो अर्लीस्ट कॉइन्स देखने को मिलते हैं, पंच मार्क्ड कॉइन्स, वो इसी एनबीपीडब्ल्यू फेज में देखने को मिलते हैं। और इनको पंच मार्क्ड कॉइन्स क्यों बुलाया जाता है? बिकॉज इनके ऊपर सर्टेन मार्क्स को पंच किया जाता था। जैसे हिल की जो शेप है उसको पंच कर दिया, या ट्री की जो शेप है उसको पंच कर दिया, या बुल की शेप को, फिश की शेप को, क्रिसेंट की शेप को, या एलिफेंट की शेप को। ऐसे कुछ मार्क्स को, ऐसे कुछ शेप्स को इन कॉइन्स के ऊपर पंच किया जाता था, इसलिए इनको क्या बुलाया जाता था? पंच मार्क कॉइन्स बुलाया जाता था। ज्यादातर ये जो पंच मार्क कॉइन्स होते थे, ये सिल्वर के बने होते थे, लेकिन कुछ इंस्टेंसेस पे कॉपर के कॉइन्स भी देखने को मिले हैं। जो पनिनी की किताब है अष्टधाई, उसमें बात की गई है वेज के बारे में। वेज मतलब वेतन। और वेतन कब दिया जाता है? जब कोई किसी के लिए काम करता है, तो वेज की बात की गई है। वेज अर्नर्स की भी बात की गई है। वेतनिका के बारे में भी बात की गई है। जिनको वेज मिलता था, वेतनिका, उनके बारे में भी बात की गई है। ये सब कुछ क्या दिखाता है? ये सब कुछ दिखाता है कि इस एनबीपीडब्ल्यू फेज के दौरान, इस एज ऑफ महाजनपद के दौरान, जो ट्रेड एंड कॉमर्स है, उस पर सिग्निफिकेंट फोकस था, उसकी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस थी। इजी और सिंपल सी बातचीत है। देखो, टाउन्स तक हमने रिवीजन कर लिया था। क्राफ्ट की जब हम बात करते हैं, तो क्राफ्ट के प्रोडक्ट्स में आपको एक तो ये याद रखना है कि ट्रेड प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और ट्रेड इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, इसका मतलब क्या है? ट्रेड रूट्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ट्रेड रूट्स की अगर बात करें, तो उत्तर पथ जो कि नदर्न इंडिया में देखने को मिलता था, और दक्षिण पथ जो कि सदर्न इंडिया में देखने को मिलता था। और मैंने बता ही दिया है कि अगर इसको इंटीग्रेट करके देखना है, तो आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर्स को देखो, वहां पे इन डिटेल और ढंग से बात की गई है इन टॉपिक्स के बारे में। और सिर्फ इंटरनल ट्रेड नहीं, एक्सटर्नल ट्रेड के एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं। जैसे बंगाल से खूब सारा ट्रेड हुआ करता था म्यांमार तक, तक्षशिला से खूब सारा ट्रेड हुआ करता था अफगानिस्तान तक, ईरान तक, मेसोपोटामिया तक। मेजर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के आइटम्स हमने देख लिए। पाली टेक्स्ट में बात की गई है सी ट्रेवल के बारे में, सी ट्रेड के बारे में। इस फेज के दौरान कस्टम ऑफिशियल्स देखने को मिलते थे। इन कस्टम ऑफिशियल्स को कमिकाज बुलाया जाता था। टोल ऑफिशियल्स देखने को मिलते थे। इन टोल ऑफिशियल्स को शुल्काध्यक्ष बुलाया जाता था। और स्पेशल रॉयल ऑफिशियल्स जो कि ट्रेवलर्स की सेफ्टी के लिए हुआ करते थे, उनको राजभट्ट बुलाया जाता था। मनी का यूज देखने को मिला ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए। जो यूनिट ऑफ करेंसी यूज की जाती थी, उसको निष्क बुलाया जाता था। अर्लीस्ट पंचमार्क कॉइन्स जो हैं वो इसी फेज में देखने को मिलते हैं। पनिनी की जो अष्टधाई है, उसमें वेज के बारे में बात की गई है, वेतन के बारे में बात की गई है। और टाउन्स और विलेजेस दोनों ही एक दूसरे को म्यूचुअली सपोर्ट करते थे।
रिलेशन ही ऐसा था। विलेजेस में जो प्रोड्यूस किया जाता था उस प्रोड्यूस पे पलते थे टाउन्स के लोग, और टाउन्स में जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट का काम किया जाता था, जो भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते थे, उनको अल्टीमेटली बेचा जाता था विलेजेस में। तो दोनों एक दूसरे की ग्रोथ को, दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली सपोर्ट किया करते थे। पाली टेक्स्ट के अंदर, स्पेशली विनय पिटका के अंदर, 3 टाइप के विलेजेस की बात की गई है, 3 टाइप के ग्राम्स की बातचीत की गई है। कौन कौन से 3 टाइप के विलेजेस देखने को मिलते थे? एक तो टिपिकल विलेजेस देखने को मिलते थे। टिपिकल विलेजेस मतलब ऐसे विलेजेस जिनमें कई सारी कास्ट देखने को मिलती थी, जिनमें कई सारी कम्युनिटीज देखने को मिलती थी, जिनमें वेरियस सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी देखने को मिलते थे। ये जो टिपिकल विलेजेस हुआ करते थे, इनको हेड जो इंसान करता था उसको ग्राम भोजक बुलाया जाता था, या ग्रामीणी बुलाया जाता था, या ग्रामक बुलाया जाता था। हेड ऑफ द टिपिकल विलेजेस, उसको क्या बुलाया जाता था? ग्राम भोजक बुलाया जाता था, ग्रामीणी बुलाया जाता था, या ग्रामक बुलाया जाता था। और ज्यादातर जो विलेजेस देखने को मिलते थे वो इसी कैटेगरी को बिलोंग करते थे। और ये जो विलेज का हेडमैन होता था, ये राजा का करीबी होता था। इनफैक्ट इसके पास में सिग्निफिकेंट पावर्स होती थी, जैसे ये टैक्स को कलेक्ट कर सकता था, जैसे इसकी जिम्मेदारी होती थी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की। एक टिपिकल विलेजेस होते थे, दूसरे सब अर्बन विलेजेस होते थे। सब अर्बन विलेजेस जो हैं वो एक तरीके से क्राफ्ट विलेजेस होते थे, जहां पे क्राफ्ट का काम होता था। जैसे कारपेंटर्स के विलेजेस हुआ करते थे, ऐसे विलेजेस जहां पे कारपेंटर्स सिग्निफिकेंट कामकाज किया करते थे, कारपेंटर्स रहा करते थे। ये जो कारपेंटर्स के विलेजेस हुआ करते थे, इनको वधाइक ग्राम बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? वधाइक की ग्राम बुलाया जाता था। रीड मेकर्स के विलेजेस हुआ करते थे, ये जो रीड मेकर्स के विलेजेस हुआ करते थे, इनको नलकरा ग्राम बुलाया जाता था। सॉल्ट मेकर्स के विलेजेस हुआ करते थे, और सॉल्ट मेकर्स के विलेजेस को लोन करा ग्राम बुलाया जाता था। और चैरियट मेकर्स के विलेजेस हुआ करते थे। तो दूसरी कैटेगरी या दूसरे टाइप के विलेजेस सब अर्बन विलेजेस हुआ करते थे, दे वर बेसिकली लाइक क्राफ्ट विलेजेस। और तीसरे बॉर्डर विलेजेस हुआ करते थे। ये जो बॉर्डर विलेजेस हुआ करते थे, इनको अर्मिका ग्राम बुलाया जाता था। और बॉर्डर विलेजेस या अर्मिका ग्राम नाम से क्लियर है, ये कंट्री साइड के एकदम पेरीफेरी पे होते थे, जहां सेटलमेंट खत्म हो रहा है उसके पेरीफेरी पे जो विलेजेस हुआ करते थे वो बॉर्डर विलेजेस हुआ करते थे। और फिर अल्टीमेटली इनके बियॉन्ड फॉरेस्ट देखने को मिलते थे। तो पाली टेक्स्ट के अंदर 3 टाइप के विलेजेस की बात की गई है, 3 टाइप के ग्राम्स की बात की गई है। एक टिपिकल विलेजेस, ये जो टिपिकल विलेजेस होते थे इनके हेड को क्या बुलाया जाता था? ग्राम भोजक या ग्रामीणी या ग्रामक। दूसरे सब अर्बन विलेजेस जो कि क्राफ्ट विलेजेस हुआ करते थे। और तीसरे बॉर्डर विलेजेस जिनको अर्मिका ग्राम भी बुलाया जाता था। ये जो विलेज की लैंड हुआ करती थी, इसको डिवाइड किया जाता था कल्टीवेबल प्लॉट्स में। जैसे आज के डेट में खेत देखने को मिलते हैं, फील्ड्स देखने को मिलते हैं, वैसे ही उस दौर में एनबीपीडब्ल्यू फेज में, महाजनपद की एज में, ये जो विलेज लैंड्स हैं इनको कल्टीवेबल प्लॉट्स में डिवाइड किया जाता था। और ये जो कल्टीवेबल प्लॉट्स हुआ करते थे, ये फैमिली वाइज अलॉट किए जाते थे। इस दौर में जो रिच पीजेंट्स हुआ करते थे उनको गृहपति बुलाया जाता था। रिच पीजेंट्स को क्या बुलाया जाता था? गृहपति बुलाया जाता था। और ये जो एग्रीकल्चर है, ये जो कल्टीवेबल प्लॉट्स हैं, इनके ऊपर जो एग्रीकल्चर किया जाता था, कुछ तो फैमिली खुद करती थी, लेकिन फैमिली के अलावा हायर्ड एग्रीकल्चर लेबरर्स भी देखने को मिलते थे। और ये जो हायर्ड एग्रीकल्चर लेबरर्स हुआ करते थे, इनको 10 कम करा बुलाया जाता था। 10 कम करा बुलाया जाता था हायर्ड एग्रीकल्चर लेबरर्स को। और नियम था कि जितना भी टोटल प्रोड्यूस है उसका 1/6 जो है वो पीजन को देना होता था एज अ टैक्स। 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस वाज पेड बाय द पीजेंट्स एज अ टैक्स। और ये जो टैक्स है इसको कलेक्ट करते थे रॉयल एजेंट्स, मतलब इंटरमीडियरीज नहीं हुआ करते थे, बिचौलिए नहीं होते थे। रॉयल एजेंट सीधे सीधे आते थे और टैक्स को सीधे सीधे पीजेंट से कलेक्ट किया करते थे। इस फेज के दौरान इमर्जेंस ऑफ नोशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी भी देखने को मिलता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम का जो कॉन्सेप्ट है उसका इमर्जेंस भी इस फेज के दौरान देखने को मिलता है। बिकॉज कहीं कहीं रेफरेंसेस मिलते हैं कि लैंड को गिफ्ट किया गया, ये लैंड को बेचा गया। और अगर कोई लैंड को बेच रहा है इसका मतलब क्या है कि वो लैंड उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तभी तो बेच रहा है।
तो नोशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी भी इस फेज में देखने को मिलता है। जो एग्रीकल्चर देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर मेड ग्रेट एडवांसेस, एग्रीकल्चर में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स देखने को मिले, जैसे आयरन का प्लाव यूज देखने को मिलता है, आयरन का बना हुआ हल का यूज देखने को मिलता है इस फेज के एग्रीकल्चर के दौरान। फर्टाइल सॉइल देखने को मिलती है इस फेज के दौरान। राइस यूज टू बी द स्टेपल सीरियल, मेन फूड क्रॉप के तौर पे राइस को उगाया जाता था, लेकिन राइस के अलावा बार्ली का भी प्रोडक्शन देखने को मिलता है, पल्सेस का भी देखने को मिलता है, मिलेट्स का भी देखने को मिलता है, कॉटन का भी देखने को मिलता है, शुगर केन का भी देखने को मिलता है। तो एग्रीकल्चर वॉज अ सिग्निफिकेंट एक्टिविटी, एग्रीकल्चर वॉज काइंड ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी। अच्छा, एक जगह है ईटा यूपी में, जगह का नाम क्या है? अतरंजिका खेर। और ये जो अतरंजिका खेर है, यहां पे एविडेंसेस मिले हैं ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन लाइफ। ट्रांजिशन भी देखने को मिल रहा था, रूरल से अर्बन लाइफ की तरफ ट्रांजिशन भी देखने को मिल रहा था। इसके एविडेंसेस कहां पे मिले हैं? अतरंजी खेर एटा यूपी में देखने को मिले हैं। तो ये अपने आप में सिग्निफिकेंट फेज था। देखो, सेकंड अर्बनाइजेशन की शुरुआत हुई थी और इस सेकंड अर्बनाइजेशन में फिर डेवलपमेंट्स हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। महाजनपद का डेवलपमेंट हुआ, और जब महाजनपद का डेवलपमेंट हुआ, पावरफुल किंगडम्स का डेवलपमेंट हुआ, तो एक सिग्निफिकेंट ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला अर्बन लाइफ में, रूरल लाइफ में, ट्रेड एंड कॉमर्स में, पोट्री में। ये जो फेज है इसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं उस दौर की पोट्री से, एनबीपीडब्ल्यू से, और इसीलिए इस फेज को क्या बोल रहे हैं? एनबीपीडब्ल्यू फेज बोल रहे हैं। इस एनबीपीडब्ल्यू फेज में अगर मोटा मोटा आप देखो तो आपको समझ में आएगा यूज ऑफ मनी देखने को मिलेगा, आपको समझ में आएगा टाउन्स, विलेजेस, ट्रेड एंड कॉमर्स, उसमें सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। टाउन्स में एक डिफरेंशिएशन भी देखने को मिलेगा, अलग अलग कैटेगरी के टाउन्स देखने को मिलेंगे, उनके बारे में अभी हमने पढ़ा है। टाउन्स अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाएंगे एज सीट ऑफ गवर्नमेंट, एज हब्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा, और जब ट्रेड एंड कॉमर्स इंप्रूव होगा तो ट्रेड रूट्स देखने को मिलेंगे, उत्तर पथ देखने को मिलेगा, दक्षिण पथ देखने को मिलेगा, एक्सटर्नल ट्रेड देखने को मिलेगा। बहुत सारे आइटम्स को इंपोर्ट किया जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा। बहुत सारे टैक्स में, जैसे पाली टैक्स में बात की गई है, सी ट्रेड के बारे में बात की गई है, कस्टम ऑफिशियल्स के बारे में, कामिकास के बारे में, टोल ऑफिशियल्स के बारे में, शुल्काध्यक्ष के बारे में, शुल्क, शुल्क मतलब टोल, तो टोल ऑफिशियल्स, स्पेशल रॉयल ऑफिशियल्स, राजभट्स के बारे में। जो यूनिट ऑफ करेंसी यूज की जाती थी उसको निष्क बुलाया जाता था। ये बेसिक चीजें होंगी, और विलेजेस में भी यही हो रहा होगा। विलेजेस में भी जब टाउन्स डेवलप हो रहे हैं तो विलेजेस में भी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। जो पाली टेक्स्ट है उसमें 3 टाइप के विलेजेस की बात की गई है, टिपिकल विलेजेस, सब अर्बन विलेजेस और बॉर्डर विलेजेस। तीनों विलेजेस में डिफरेंस क्या है वो हमने देख लिया। विलेजेस में कल्टिवेबल प्लॉट्स देखने को मिलेंगे। ये जो कल्टिवेबल प्लॉट्स हैं ये फैमिली वाइज अलॉटेड होते थे। जो रिच पीजेंट्स हुआ करते थे उनको गृहपति बुलाया जाता था। हायर्ड एग्रीकल्चरल लेबरर्स भी देखने को मिलेंगे। रूल था कि 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस जो है वो टैक्स के तौर पे जाएगा। नोशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी भी देखने को मिलेगा, और एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। ये बेसिक बातचीत है सोशल एंड मटेरियल लाइफ के बारे में इन द एज ऑफ महाजनपदास। इसको याद रखना, बिकॉज मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। जब आपको आंसर लिखना होगा तो आपको रियलाइज होगा कि किस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो, किस तरीके से चीजें इंपॉर्टेंट हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।